हूं आपके साथ रितु सिंह और इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहली खबर में आज जिक्र करेंगे आपकी शाम की चाय का, क्योंकि सांची दुग्ध संघ ने दूध की कीमतों को बढ़ा दिया है, जिसके बाद आज से आपकी शाम की चाय महंगी हो गई है। बता दें कि सांची दुग्ध संघ ने अपने 13 प्रोडक्ट्स में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। संघ के मुताबिक प्रति लीटर में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अब चाय स्पेशल सांची दूध 50 रुपए की जगह 52 रुपए में मिलेगा, जबकि टोन मिल्क की कीमत 52 रुपए से बढ़ाकर 54 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। फुल क्रीम दूध की कीमत 64 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 66 रुपए प्रति लीटर हो गई है। तो सभी 13 प्रोडक्ट्स में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी सांची दुग्ध संघ ने की है। 50 रुपए से बढ़कर चाय स्पेशल दूध के रेट अब 52 रुपए हो गए हैं। टोन मिल्क अब 52 रुपए से बढ़कर 54 रुपए हो गया है, तो वहीं फुल क्रीम मिल्क अब 64 रुपए से बढ़कर 66 रुपए तक पहुंच गया है। और चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। अमरवाड़ा से उपचुनाव के बाद पहली बार पहुंचे हैं अमरवाड़ा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूजा पाठ की जा रही है। ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देखिए। कमलेश प्रताप शाह जी ने, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी विकास कार्यों का भूमि। तो देखिए अमरवाड़ा के रिजल्ट के बाद आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं अमरवाड़ा। उपचुनाव हुआ जिसमें बीजेपी को जीत हासिल हुई और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अमरवाड़ा की जनता को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। विकास कार्यों का भूमि पूजन करते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपको नजर आ रहे होंगे। साथ में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद हैं और पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया जा रहा है। ये सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमरवाड़ा पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आपके साथ में माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं सांसद। तो अमरवाड़ा से सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज अमरवाड़ा के लिए दिन बेहद खास है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं अमरवाड़ा और अमरवाड़ा की जनता को आज विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। विकास कार्यों का भूमि पूजन करते हुए मुख्यमंत्री विवेक साहू जी भी हमारे बीच नजर आ रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन हमारे समस्त अतिथियों का। माननीय श्रीमती संपतिया उइके जी भी मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग। तो देखिए जनता से मुलाकात इसके साथ ही जीत के लिए, क्योंकि उपचुनाव में अमरवाड़ा की जनता ने बीजेपी को जिताया और इस विश्वास के लिए, इस भरोसे का आभार जताने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। जनता का आभार और इसके साथ ही जनता को एक सौगात भी, ये भूमि पूजन के साथ ही सौगात भी दी जा रही है उन हजारों हजार लोगों को जो आज हमारे बीच में यहाँ कृषि उपज मंडी प्रांगण अमरवाड़ा में उपस्थित हैं और आज के इस लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी प्रदेश का। बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी साथ में मौजूद हैं भारतीय और संस्कृति की जो परंपरा है पूजा अर्चना की जा रही है। दीप प्रज्वलन के द्वारा इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते। तो अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह की जीत के बाद आज आभार रैली भी स्वागत करेंगे, निकाली गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रैली में शामिल होने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी भेंट की, क्योंकि कार्यकर्ताओं का भी एक मुख्य भूमिका रही इस चुनाव को जिताने में, उपचुनाव को जिताने में। अभियान में हम भी इस उत्तरदायित्व को पूर्ण करें और लोगों का आभार व्यक्त किया मुख्यमंत्री ने। न केवल पौधरोपण करें बल्कि जल गंगा संवर्धन अभियान का भी हिस्सा बन अपने क्षेत्र के पेयजलों को साफ सुरक्षित रखें। और इसके साथ ही आप देख रहे हैं मंच पर बिग स्क्रीन पर कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हस्ते विकास कार्यों का लोकान्यास और भूमि पूजन का कार्य संपन्न कराया जा रहा है। जोरदार स्वागत में शरीक हो, शामिल हो। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण किया गया विभिन्न योजनाओं का ढेर सारी सौगातें हमारे क्षेत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदान की गई। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हीं शिलान्यास, ये लोकार्पण का कार्यक्रम और ये पुनः जोरदार तालियों से अभिनंदन हो जाए, बहुत बहुत स्वागत हो जाए। तो ये तस्वीरें सीधी लाइव आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देखिए कि आज कितनी सौगातें अमरवाड़ा विधानसभा को मिलने जा रही हैं। क्षेत्र के लिए आज करोड़ों की सौगातें लेकर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और इन्हीं विकास कार्यों का भूमि पूजन भी आज किया गया है। तो विकास कार्यों का भूमि पूजन और इसके साथ ही लोकार्पण किया जा रहा है। अमरवाड़ा से सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। जनता का आभार जताया मुख्यमंत्री ने और
ये कार्यक्रम स्थल की आप तस्वीरें देखिए, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भूमि पूजन किया है। साथ ही देखिए लोकार्पण करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है सुरक्षा को देखते हुए और कई लोग आज पहुंचे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मरवाड़ा की जनता को तो आभार जताया ही, इसके साथ ही साथ देखिए कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की है, क्योंकि कार्यकर्ता वो जो जमीनी स्तर पर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। जिला भाजपा अध्यक्ष माननीय श्री शेषराव यादव जी का भी स्वागत। तो देखिए अमरवाड़ा में उपचुनाव हो चुके हैं और उपचुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई और इसी जीत का आभार जताने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी डी शर्मा पहुंचे और इसके साथ ही क्षेत्र को आज कई विकास कार्यों की सौगात भी मिल रही है। आगे बढ़ेंगे, बात मध्य प्रदेश की ही करेंगे। मध्य प्रदेश की सियासत में जासूसी का जिन बोतल से बाहर निकल आया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को आशंका है कि उनके फोन की टैपिंग की जा रही है। मामले में कांग्रेस ने साइबर सेल में जासूसी की शिकायत की। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एप्पल फोन के नोटिफिकेशन से पटवारी को अलर्ट मिला है कि उनके फोन में स्पाईवेयर के जरिए जासूसी हो रही है। उनके फोन की लोकेशन और निजी जानकारी स्पाईवेयर के जरिए निकाली जा रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के फोन हैकिंग का मामला सामने आया है। कांग्रेस का डेलीगेशन है, वो एडीजी साइबर सेल से मुलाकात कर अपनी शिकायत दर्ज कराया है। हमारे साथ पूर्व विधायक है शैलेंद्र पटेल। सर, प्रदेश अध्यक्ष के फोन हैकिंग का मामला सामने, आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है, क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, एप्पल से जो कि सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन्होंने इन्फॉर्म किया, मेल किया कि आपका फ़ोन में कोई स्पाई डला हुआ है और आपकी सारी जानकारियाँ लीक हो रही हैं। अब जब जानकारियां ही अगर प्रचार तंत्र में किसी राजनीतिक पार्टी की लीक हो जाएगी तो उसकी प्लानिंग सारी बाहर होगी। हम उम्मीद करते हैं पुलिस प्रशासन से कि वो सख्त कार्रवाई करें, दोषियों को रिकॉग्नाइज करें और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ये कब का मेल प्राप्त हुआ, क्या लगता है कौन इस पे जासूसी करा रहा है? क्योंकि हैकिंग का जो आपने जिक्र किया वो 9/7/2024 का है। देखिए, ये लगातार जो अभी हमें जब मेल मिला और अंडर ऑब्जर्वेशन एप्पल का था, उन्होंने लगातार इस पर ऑब्जर्व करके दिया है। तो लोकसभा चुनाव के लगभग से ये कहीं ना कहीं हैकिंग हो रही है और उपचुनाव के दौरान हुई है। क्या लगता है कि ये सरकार की तरफ से किया गया है कि कांग्रेस की रणनीति आखिर विपक्ष या कोई और जान सके, ये इसलिए हैकिंग की गई है? निश्चित रूप से, क्योंकि इतना महंगा जो स्पाई होता है वो काफ़ी महंगा होता है, हर किसी के बस की बात नहीं है। पहली जो शक की सुई है वो सरकार के ऊपर ही जाती है, विपक्षी दल के ऊपर भी जाती है। जी, साइबर सेल से मुलाकात की, उन्होंने क्या आश्वासन दिया जांच का? क्या निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि ये बहुत गंभीर मैटर है, हम इसकी जांच करवाएंगे। तो ये थे शैलेंद्र पटेल, पूर्व विधायक हैं, और ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से जासूसी करने की आशंका है। बहरहाल साइबर सेल की जांच के बाद स्पष्ट होगा कि जीतू पटवारी का फोन हैक हुआ है या फिर क्लोनिंग की गई है। कैमरामैन राजाराम के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में मुहर्रम को लेकर पीएचक्यू ने एक एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी पूरे प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर पैनी नजर रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। मुहर्रम को लेकर पीएचक्यू ने एडवाइजरी जारी की है। प्रदेश भर के अधिकारियों को एडवाइजरी जारी की गई है और साथ ही तमाम निर्देश भी दे दिए गए हैं। राजधानी भोपाल से धर्मांतरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पिपलानी इलाके में कुछ क्रिश्चियन धर्म की महिलाएं धर्मांतरण करने के लिए लोगों के बीच प्रचार कर रही थी। उन्होंने पिपलानी इलाके में शिवनगर और आनंद नगर में रहने वाले परिवारों को धर्मांतरण के एवज में 20 लाख रुपए और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए दबाव भी बनाया। महिलाओं ने लोगों को ब्रेन वॉश करते हुए प्रभु यीशु के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पाप को कौन क्षमा करेगा, ईश्वर के राज्य में कैसे जाना है, ऐसी तमाम बातों को लेकर लोगों को गुमराह किया गया। महिलाओं की बातें सुनकर कुछ लोगों ने थाने में शिकायत की, तो वहीं पुलिस ने स्थानीय लोगों की शिकायत के आधार पर 3 महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पिपलानी थाने के एसआई संतोष रघुवंशी ने बताया है कि शिकायत के आधार पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तब महिलाएं पर्चा बांट रही थी। आपत्तिजनक पोस्टर जब्त कर सील कर दिए गए। मामले की जांच की जा रही है, तो वहीं धर्म प्रचार से संबंधित दस्तावेज और कुछ पोस्ट भी बरामद किए गए हैं। नहीं, आपके नहीं बटना, आपके नहीं बटना, आप महिला है, आप बिल्कुल नहीं बटेंगे। आप अपने चर्च में आके निपटाइए और नहीं तो फिर गलत होगा, आप जाइए, अन्यथा अगली बार गलत होगा। नहीं, महिला नहीं, हम उनकी अच्छे नहीं करेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे। अगली बार ये पर्चे ईसा मसीह तुम्हारे तरफ। घटनास्थल पर तस्दीक की गई तो वहाँ पर महिलाएं जो है पंपलेट बांट रही थी और जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे 2 पुरुष थे, जो पुरुष के नाम थे चंद्रभान और बदा प्रसाद, ये लोग चले गए हैं। महिलाओं से पूछताछ की गई है
इनके द्वारा बताया गया है कि चंद्रभान और बदा प्रसाद इनको लेके आए थे और उनके पास से कुछ पंपलेट, कुछ बुकलेट जब्त की गई है और FIR करके नोटिस पे छोड़ने का अपराध था। तो नोटिस छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 5 नेशनल अवार्ड मिले हैं। ये नेशनल अवार्ड शहरी गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और आजीविका यानी रोजी रोटी से जुड़े अवसर बढ़ाने की वजह से मिले हैं। अब नई दिल्ली में 18 जुलाई को सूडा और प्रदेश के 4 नगरीय निकायों को यह अवार्ड दिया जाएगा, जिसके चलते मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए विभाग के अधिकारियों को एक्स पर ट्वीट कर बधाई दी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने 5 राष्ट्रीय पुलिस पुरस्कार मिलने पर बयान दिया और कहा कि शहरी आजीविका मिशन के तहत 4 नगरपालिकाओं का जीवन स्तर ऊंचा उठाने, रोजगार दिलाने के दिशा में काम किया गया है। 5 निकायों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। 18 जुलाई को यह अवार्ड मिलेगा। दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के दिशा में जो काम किया गया है उसे स्पार्क के अंतर्गत इन 5 निकायों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। मनोहर लाल खट्टर जी प्रदान करेंगे। ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना की राशि पर एक बार फिर से सियासत गर्म होना शुरू हो गई है। कांग्रेस ने लाभार्थियों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की और महिलाओं को राशि न मिलने के आरोप लगाए। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा है कि महिलाओं को राशि नहीं मिल रही है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कितनी महिलाओं को राशि दी जा रही है, ये सूची भी सरकार जारी करे। इसके बाद पूरे मामले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पलटवार किया और ये भी कहा कि मैं भूपेश बघेल के गांव में भी महिलाओं से हाथ उठवाने को तैयार हूं। कांग्रेस के नेता जहां कहेंगे वहां जाकर महिलाओं से पूछने को तैयार हूं। निश्चित रूप से सरकार को जिन लोगों को महतारी बंधन की राशि दी जा रही, जो हितग्राही हैं, उनकी सूची जारी करनी चाहिए। पहले तो ये चुनाव के पहले इन लोगों ने सभी लोगों से फार्म भरवाया, उसके बाद चुनाव के समय तक बहुत सारे लोगों को दिया, बहुत सारे लोगों को मिला नहीं और अब तो आधे से ज़्यादा लोगों का नाम कट चुका है और ये शिकायत गांव-गांव में आ रही। हमारे यहाँ ही कल मुझको फ़ोन आया था कि पहले पैसा मिलता था, 1000 मिलता था, अब नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की शिकायतें आ गई और हम तो पहले ही कह रहे थे कि जिस तरह चुनाव के समय रमन सिंह जी के राज में राशन कार्ड बनाए जाते थे और चुनाव के बाद काट दिए जाते थे, अब चुनाव संपन्न हो गया तो महतारी बंधन की राशि धीरे धीरे मिलना लोगों को बंद हो जाएगा। भूपेश बघेल जी ने जब मैनिफेस्टो जारी किया था, अपना जन घोषणा पत्र 2018 में जारी किया, किसी को 5 रुपया तक उन्होंने नहीं दिया। आज 655 करोड़ की राशि प्रति माह छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों को दी जा रही है। 70 लाख माताओं बहनों को लगातार प्रदान की जा रही है। तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। उनके गांव में भी हम चलने को तैयार हैं और वहां पर भी जाकर के हाथ खड़े करवाएंगे तो कितने लोगों का हाथ खड़ा होता है, इसे भूपेश बघेल जी खुद अपनी आंखों से जाकर देख सकते हैं। मैं उन्हें अपनी गांव में आमंत्रित करता हूं, किसी भी गांव में आमंत्रित करना चाहूँगा। जिस भी गांव में जाना चाहेंगे वहां पर अगर माताओं बहनों को हाथ खड़ा करवाएं, किनको महतारी बंधन योजना का लाभ मिल रहा है, अपने आप हाथ खड़ा हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको जवाब देना चाहिए 5 साल में उन्होंने 5 रुपये तक क्यों नहीं दिया। तो देखिए, महतारी बंधन योजना को लेकर सियासत जारी है। कांग्रेस आरोप लगा रही है, रिपोर्ट सार्वजनिक करने को कह रही है, तो वहीं बीजेपी की ओर से पलटवार भी सामने आ चुके हैं। अब देखना होगा कि ये सियासत कहां तक पहुंचेगी। छत्तीसगढ़ में राजीव युवा मितान क्लब के बाद अब छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक बंद होने जा रहा है। इसे लेकर सरकार ने बजट को भी शून्य कर दिया है। छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक को बंद किए जाने को लेकर हो रही चर्चा पर अब सियासत भी जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। राजीव मितान क्लब के बाद छत्तीसगढ़िया ओलंपिक होगा बंद। साय सरकार ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के बजट को किया शून्य। छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी सरकार। 25 करोड़ रुपए था छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का बजट। 16 खेलों का 4 स्तर पर होता था आयोजन। 6 सितंबर 2022 को छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की हुई थी घोषणा। स्थानीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए होता था आयोजन।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान स्थानीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई थी। इस ओलंपिक में 16 खेलों को शामिल किया गया था जो 4 स्तर पर आयोजित होते थे। स्थानीय स्तर के बाद ब्लॉक, फिर जिला और उसके बाद राज्य स्तर पर खेलों का आयोजन होता था। इसके लिए कांग्रेस सरकार ने 25 करोड़ रुपए का बजट रखा था, लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने के बाद छत्तीसगढ़िया ओलंपिक पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बीजेपी की सरकार ने इसे लेकर बजट को शून्य कर दिया है। इसके बाद कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक एक बढ़िया पहल थी भूपेश बघेल सरकार की। उससे हर गांव के जो प्रतिभाएं हैं, हमारी जो छत्तीसगढ़िया खेल संस्कृति थी वो उसमें प्रतिभाएं निखर के आ रही थी। उनको अब इस सरकार आने के बाद बंद कर दिया गया छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, तो उनको आगे आने का अवसर नहीं मिलेगा। हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को बंद किए जाने को लेकर हो रही चर्चा के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। वहीं बीजेपी भी इस आयोजन को लेकर तर्क दे रही है। बीजेपी इस बात का जिक्र कर रही है कि भौगोलिक स्थिति को देखते हुए प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खेलों को प्राथमिकता दी जाती है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को लेकर जहां कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी भी इस पर पलटवार कर रही है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में अभी फिर सवाल है साहब, हमारा उत्तर आएगा तो उसको देखिएगा, नए तथ्य सामने आएंगे। अब अभी से हम बता नहीं सकते कि क्या सवाल है, लेकिन सवाल इस सत्र में भी आपको देखने को मिलेंगे और जब तक हम उसको परिणाम तक नहीं ले जाएंगे तब तक सवाल लगते रहेंगे, क्योंकि उसमें कैसे कन्वर्जेंस हुआ है छत्तीसगढ़ ओलंपिक का पैसा और राज्य उमितान क्लब का पैसा, दोनों पैसा एक ही जगह खर्च हुआ है। ये जब तक साबित नहीं होगा और दोनों के पैसे का हिसाब किताब क्या है, तब तक ये चलता रहेगा। छत्तीसगढ़ में नाम बदलने और योजनाओं को बंद करने का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। इससे पहले राजीव युवा मितान क्लब, गौठान योजना के साथ ही अन्य योजनाओं को बंद किया गया। अब छत्तीसगढ़िया ओलंपिक को बंद करने की बात कही जा रही है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां अपना तर्क दे रही हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार खेलों को बढ़ावा देने प्रदेश की सरकार क्या फैसला लेती है। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। तो देखिए, अब ओलंपिक को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। जहां सरकार ने बजट शून्य कर दिया है, तो वहीं अब विपक्ष भी इसे लेकर हमलावर है। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुरैना की, जहां स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत तो हो गई है। प्रवेशोत्सव कार्यक्रम भी करा लिया गया, पर स्कूल में बच्चों की दस्तक अब तक नहीं हुई। स्कूल के अंदर और आसपास मौजूद गंदगी का अंबार देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि बच्चे स्कूल तालीम हासिल करने क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। साथ ही शिक्षा व्यवस्था का जो माहौल मुरैना में उड़ाया जा रहा है, उसकी दूसरी मिसाल तो शायद ही कहीं देखने को मिले। क्या वजह है कि बच्चे स्कूल में नहीं पहुंच रहे और गंदगी के अंबार से क्या कुछ मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, जानने के लिए ये खास रिपोर्ट देखिए। मुरैना के शासकीय स्कूल क्रमांक 5 की ये तस्वीरें देखिए। स्कूल के चारों तरफ गंदगी का ढेर है, कचरे का अंबार है और चारों तरफ फैला गोबर। ऐसे में स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ने भेजेंगे? शायद कोई नहीं भेजेगा, पर ऐसे हालातों में भी कुछ छात्र पढ़ने को मजबूर हैं। शासन प्रशासन ने तो स्कूल चले अभियान के साथ स्कूल खोल दिए, पर इन हालातों को देखकर छात्र भी कह रहे हैं कि ऐसे में आखिर कैसे स्कूल चले हम। ग्रामीण अंचल तो छोड़िए, शहर के स्कूलों में भी गंदगी पसरी हुई है। कहीं स्कूल तो कहीं स्कूल के बाहर गोबर और गंदगी के ढेर लगे हैं। शहर में नगर निगम समय समय पर सफाई अभियान तो चलाता ही है, लेकिन शिक्षण संस्थानों के आसपास पसरी गंदगी पर निगम अमले का ध्यान भी नहीं पहुंचता और शिक्षण संस्थाओं के परिसर और बाहर पसरी गंदगी साफ ही नहीं की गई। तो ये किनारे जितने मकान सब बने हैं, इनके जो सब गेट को निर्धारित कर ले और इनको कोई रोकने वाला तो है भाई। हम कहें जैसे यहाँ कर ले तो कोई सुनते नहीं। और ये पशु गोबर का इनका भी बहुत पहले शिकायतें करती रही। बाद में जब आए थे यहाँ पर तो उसका कोई सारांश नहीं निकला और ज़्यादा कहो तो फिर उसका सुनने नहीं मिलता है। कब्रिस्तान के पीछे मौजूद शासकीय मिडिल स्कूल क्रमांक 5 और प्राइमरी स्कूल परिसर में गोबर के ढेर लगे हैं। इस विद्यालय में 55 के करीब बच्चे और 5 शिक्षकों का स्टाफ मौजूद है, लेकिन पढ़ने के लिए 1 या 2 बच्चे ही रोजाना आते हैं। आलम यह है कि यहाँ पढ़ने को बच्चे तो नहीं आते, पर कोई आता है तो वो है पशुपालक, जो यहाँ गोबर डंप कर जाते हैं, जिसके चलते बारिश में तो स्कूल का रास्ता ही बंद हो जाता है। स्कूल के गेट पर बगल में और पीछे चारों तरफ गोबर के ढेर लगे हैं। स्कूल परिसर में भी दबंगों ने मकान के गेट पर कब्जा कर लिया है।
नहीं, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। यदि इस प्रकार की कोई भी अतिक्रमण की परिस्थिति है, हम आज ही अभी तत्काल वहाँ पे टीम भेज रहे हैं। अगर कुछ भी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पशुधन वाले और उससे होने वाली जो गंदगी की आपने बात कही, आसपास के उस एरिया में रिहायशी, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के द्वारा गौवंश और भैंसवंश रखे गए हैं। तो हम लोग वहाँ पे भी नगर निगम के माध्यम से उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कराएंगे कि वो पशुधन और उनका से निकलने वाला जो भी कचरा है उसको स्कूल या ऐसी सार्वजनिक जगह पे निपटान न करें। भले ही प्रशासन ने स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत कर दी हो और प्रवेशोत्सव कार्यक्रम भी पूरा कर लिया हो, पर स्कूल और शिक्षा व्यवस्था के हालात अभी भी वही हैं। स्कूलों के आसपास फैली गंदगी, कचरे का अंबार और स्कूलों तक पहुंचने में हो रही मुश्किलें, तो सवाल यही है कि ऐसे कैसे सफल होगा स्कूल चले अभियान। और यही नहीं, मुरैना के कई वार्डों में जल भराव और गंदगी स्थायी समस्या बनी है। कई मोहल्ले तो ऐसे हैं जहां सालों से जल निकासी के इंतजाम तक नहीं किए गए, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इस रिपोर्ट में देखिए। मुरैना की जौरा नगर पालिका विकास के दावे तो बड़े बड़े कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। एक वार्ड पार्षद ने जब इन वार्ड्स की गंदगी और लोगों की परेशानियों को देखते हुए आवाज उठाई और शिकायती आवेदन दिया, तो कुछ वार्ड के पार्षदों ने उस आवेदन को गलत साबित कर दिया और कहा कि वार्ड्स में जल भराव और गंदगी जैसी समस्या है ही नहीं। वहीं जब इन सारी बातों को देखते हुए वार्ड्स का भ्रमण किया गया तो कुछ और ही हकीकत देखने को मिली। परेशानी ये है कि बच्चा जा रहे हैं पड़े हुए कहीं कतई पानी लेके माए कड़ी ना पा रहे, बच्चा अपने जाके माए तो मट्टी डरवा रहे हैं, खुद अपने पैसे दे डरवा रहे हैं। ना जे नगर पालिका आ रहे हो, ना जे पार्षद आ रहे हो, ना जे कोई आ रहे हो। नगर पालिका के जिम्मेदारों की उदासीनता का आलम ये है कि नगर के हर गली मोहल्ले में गड्ढे राहगीरों के लिए परेशानी बने हुए हैं, जो आए दिन हादसों को दावत दे रहे हैं। लोग जल भराव की समस्या से इतने परेशान हैं कि लोगों को गंदे पानी में से ही निकलना पड़ता है। जरा सी बारिश हो जाए तो यहाँ पर घुटने तक पानी भर जाता है। इसी बीच वार्ड पार्षदों के किए गए दावों को देखते हुए जब विस्तार न्यूज की टीम ने धरातल पर जाकर आम नागरिकों से बात की तो वार्ड्स की स्थिति कुछ और ही निकली। समस्या यही है भैया, गली में पानी भर जाता है और रास्ता नाले खड़े पार्षद कई पार्षद नौका दे के दुकाई नहीं बात मैंने कही खड़े कर गए भैया देख ले मेरी गली में तो कुछ करवा दे, तो बोलो चुपचाप थे। तो यहाँ ये सामने आपके गंदगी पड़ी हुई है, ये कब से पड़ी है? ये तो बहुत दिन से पड़ी है। तो कभी साफ सफाई करने नहीं आते हैं? और कभी कभी आते हैं, गाते हैं, पूरा कचरा यहीं पे डलता है। नगर पालिका 10 बदबू वगैरह नहीं आती? बहुत आती है, बदबू क्यों नहीं आएगी? तो आपने कभी वार्ड पार्षद से नहीं बोला? अब वार्ड पार्षद ये 10 वार्ड है तो वो पार्षद तो आते नहीं है। नगर पालिका कभी कभार भर के ले जाते हैं, उन्होंने जलाया। शिकायत की नगर पालिका में कई बार की। नगर के सौंदर्यकरण के नाम पर केवल और केवल पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है, वहीं विकास के नाम पर सिर्फ झूठे वादे देखने को मिलते हैं। जौरा नगर पालिका का ये आलम बहुत समय से देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां पार्षद चहुमुखी विकास के दावे करते नहीं थक रहे, वहीं दूसरी ओर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अब देखना ये है कि जो झूठे दावे किए जा रहे हैं वो इसी तरह चलते रहेंगे या जनता के हित में भी कुछ किया जाएगा। मुरैना से विस्तार न्यूज के लिए मनोज उपाध्याय की रिपोर्ट। और इधर सरगुजा की बात करें तो सरगुजा के अलग अलग इलाकों में किसान यूरिया खाद के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं, क्योंकि निजी दुकानदार यूरिया की कालाबाजारी कर रहे हैं। थोक विक्रेता ग्रामीण इलाकों के दुकानदारों को महंगे दाम पर अवैध तरीके से यूरिया बेच रहे हैं, जिसके चलते किसानों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। कितना यूरिया बाजार में आया और कितना यूरिया किसानों तक पहुँचा, ये सब जानने के लिए इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। यूरिया की चल रही कालाबाजारी, किसानों की बढ़ रही लाचारी। महीना बारिश का है, खेत में धान की रोपाई का सीजन चल रहा है। फसलों को लहलहाने के लिए पौष्टिक खाद और यूरिया की जरूरत है, लेकिन किसान यूरिया के लिए दर दर भटक रहे हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि यूरिया बेचने वाले व्यापारी यूरिया की कालाबाजारी कर रहे हैं। सरगुजा में यूरिया के थोक व्यापारी ग्रामीण इलाकों के दुकानदारों को महंगे दाम पर अवैध तरीके से यूरिया बेच रहे हैं। वहीं गांव में फुटकर दुकानदार किसानों को 400 से 500 प्रति बोरे के रेट पर यूरिया बेच रहे हैं। ऐसे में किसान सही दाम पर यूरिया खरीदने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन जो लाइसेंस प्राप्त दुकानदार हैं वो खाद की किल्लत बता रहे हैं। सरगुजा में खेती शुरू हो गया है, धान की रोपाई शुरू हो गई है और अधिकारी दावा कर रहे हैं कि खाद की कमी नहीं है, खासकर यूरिया की कोई कमी नहीं है, हर दुकान में स्टॉक है। लेकिन इसकी हकीकत जानने के लिए आज मैं एक
सहकारी समिति है खाद का, वहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ के कुछ जिम्मेदार लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये रोपाई का सीज़न है, धान के रोपाई अभी चरम पर है, 15 जुलाई चल रहा है। अगर ये जो हफ्ता भर 10 दिन में किसानों को जो पीक टाइम है, अगर यूरिया नहीं मिलेगा, आप तो खेती किसानी से जुड़े हुए आदमी हैं, क्या कितना असर पड़ेगा, क्या लगता है? बहुत प्रभाव पड़ रहा है भाई। किसानों को अपना खेती बाड़ी छोड़ के एक बोरा यूरिया के लिए समिति में दौड़ रहे हैं। अपने पास स्टॉक रहता है ना, हम लें किसान को। तो ये जो अधिकारी जो दावा करते हैं कि यूरिया का कोई कमी नहीं है, जब भी अधिकारी के पास है यूरिया का कोई कमी नहीं है, यहाँ तो देखते हैं यूरिया ही नहीं है, किसान दर दर भटक रहा है। वो तो सर क्या है, अपने पास रहता है यूरिया, तो अपने यहाँ तो उचित दर पर हम लोग, उचित नहीं सरकारी दर पर हम लोग वितरण कर देते हैं। फिर गांव से मैं बताते हैं भाई गांव में कहाँ यूरिया बिक रहा है। हम लोग बोलते हैं भाई हम लोग क्या मालूम कहाँ से ला के बेचते हैं महंगा दर पे। जबकि किसानों का कहना है कि यूरिया खाद बाजार में पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन निजी दुकानदार थोक में यूरिया देने के बाद उसे किसानों को ना बेचकर दलालों को बेच रही हैं और बिचौलिए दलाल गांव के किसानों को महंगे दामों पर बेच रही हैं। ऐसे में किसानों को सही दाम पर यूरिया नहीं मिल पा रहा, जिससे कि किसान परेशान है। यूरिया हमको ढंग से नहीं मिल रहा है। जो 10 बोरा का काम है उसमें हमको 5 बोरा मिल रहा है। बाकी हम लोग जाते हैं गरीब आदमी वो प्राइवेट दुकान में, वो जहाँ 300 रुपया का यूरिया और बरसात पड़ने के बाद 400, 450, 500 रुपया बढ़ा देता है। तो हम खेती कैसे उगाए उसमें? हमको सोसाइटी में जो जरूरत है उसको हमको नहीं मिल रहा है। सरकार तो किसान के लिए सोसाइटी खुला है। पहले 300 था, अभी 450 रुपये चल रहा है लटोरी अभी। और जी सर, तो ये जो अधिकारी हैं कृषि सरकार तो 266 रुपये रेट है जी, तो दुकान में तो बढ़ रहे हैं सर, बिचौलिया लोग महंगा पे दे रहे हैं। नगद खरीदने वाले किसानों को यूरिया के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। दूसरी तरफ सरकारी समितियों से सिर्फ उन्हीं किसानों को यूरिया मिल पा रहा है जिन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन ले रखा है। बावजूद इसके वो भ्रष्टाचार के शिकार हो रही है। यूरिया की खरीदी बिक्री के लिए बने हैं पास। आधार कार्ड से किसान कर सकते हैं खरीदारी। किसान फिंगरप्रिंट की मदद से खाद की मात्रा कर सकते हैं तय। दुकानदार बिक्री से ज्यादा दर्ज करते हैं खाद की मात्रा। अवैध तरीके से 400 से 500 रुपए प्रति बोरी बेच रहे हैं खाद। यूरिया की इसी कालाबाजारी के मामले पर सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने यूरिया के स्टॉक की कमी को बताया है, लेकिन कालाबाजारी को लेकर साफ मना कर दिया। अभी खाद का कमी, उसमें यूरिया का जहाँ तक मैं बात किया था, उसमें जितना ले जाना था तो ले गए, कुछ किसानों को देना रह गया है। अभी रेक आना है, उस रेक में जैसे ही यूरिया आएगा तो किसानों को मिल जाएगा। अभी कालाबाजारी ना हो और किसानों को उचित रेट पर उचित समय पर सभी खाद मिल जाए, ये हमारा प्राथमिकता है। सरगुजा जिले में 16,200 मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत है। अब तक सिर्फ 13,792 मीट्रिक टन यूरिया का भंडारण हुआ है। जिले में 12,417 मीट्रिक टन यूरिया का वितरण हो पाया है। 1374 यूरिया सहकारी समिति और दुकानों में स्टॉक है। खाद की कमी को लेकर अक्सर राजनीति गर्मा जाती है और सरकार पर आरोप लगते हैं, पर हकीकत इससे उलट है। सरकार की तरफ से तो खाद भरपूर मात्रा में किसानों के लिए भेजी जाती है, पर निजी दुकानों और बिचौलियों की कालाबाजारी के चलते किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ता है। इस पूरे मामले में अधिकारी, कर्मचारी और जिम्मेदारों की लापरवाही से कालाबाजारी का खुला खेल चल रहा है। उम्मीद है आने वाले दिनों में खाद की कालाबाजारी पर लगाम लगेगी और किसानों को उनका हक मिलेगा। अंबिकापुर से दिलीप जायसवाल की रिपोर्ट। और इधर मुरैना में किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समय पर किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। 4 से 5 दिन से किसान खाद विक्रय केंद्र के चक्कर भी लगा रहे हैं। बता दें कि किसान खाद लेने के लिए सुबह 6 बजे से लाइन में लग जाते हैं। किसानों ने खाद बिक्री केंद्र के सेल्समैन पर मनमानी के आरोप भी लगाए हैं। तो देखिए, किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रहा है और मुरैना के किसान लाइनों में लग कर परेशान हो चुके हैं और यही इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उन्हें खाद कब मिलेगा। और चलिए सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर से विजन डॉक्यूमेंट 2047 कार्यक्रम में पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। क्या कह रहे हैं सुनिए। आयोजित आज के संवाद कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारी सरकार के वित्त योजना विभाग के मंत्री सम्मानित श्री ओपी चौधरी जी, हमारे प्रदेश के सीएस श्री अमिताभ जैन जी, मंच में विराजमान डॉक्टर के सुब्रमण्यम जी, श्री अनूप श्रीवास्तव जी,
हमारे सचिव श्री राहुल भगत जी, अंकित आनंद जी, धीरेन्द्र तिवारी जी, राज्य नीति आयोग के सभी अधिकारीगण और इस संवाद कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश भर के जसपुर से लेकर बस्तर और सरगुजा से लेकर राजनांदगांव तक सभी युवा, कृषक, महिला और प्रबुद्धजन और मीडिया के साथीगण, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है मुख्यमंत्री के नाते कि इस संवाद कार्यक्रम में ऐसे ऐसे टैलेंट छत्तीसगढ़ के यहाँ पर उपस्थित हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर से हो या फिर युवा सेक्टर से हो या महिला हो या हमारे प्रबुद्धजन हो। वास्तव में मुझे बड़ी खुशी हो रही है और इस संवाद कार्यक्रम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आप सबको मालूम है कि हमारा ये देश प्राचीन काल में विश्व गुरु कहलाता था, सोने की चिड़िया ये देश कहलाता था। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश को श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री मिले हैं जो 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं और रात और दिन देश की चिंता करते हैं। 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए रात और दिन देश के लिए काम करते हैं। आज तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री का दायित्व संभाले हैं। पिछले 10 वर्षों में आप लोगों ने देखा, जब 2014 में वो पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री बने तो हमारा ये देश आर्थिक दृष्टिकोण से 11वें स्थान पर था दुनिया में, लेकिन अपने 10 वर्षों के अथक परिश्रम के कारण आर्थिक क्षेत्र में 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिए। और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो उनका संकल्प है कि आने वाले 5 वर्षों में 2029 तक इस देश को आर्थिक क्षेत्र में तीसरी सबसे बड़ी ताकत दुनिया का बनाना है। और उनका संकल्प है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है और उसमें हम लोगों को भी सहयोग करना है, छत्तीसगढ़ को भी सहयोग करना है, कहीं कि सबके सहयोग से ही 2037 तक हमारा ये देश विकसित भारत के रूप में खड़ा हो पाएगा। और हम लोग भी संकल्प लिए हैं कि 2047 तक हम अपने प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करेंगे और इसके लिए सबका सहयोग आवश्यक है। और इसी निमित्त हमारा ये नीति आयोग ये एक्सरसाइज ये कर रहा है, हर वर्गों से मुलाकात, संवाद, और उसी तारतम्य में आज का ये कार्यक्रम भी आयोजित है जिसमें आप सब लोग प्रतिभा जो छत्तीसगढ़ के सब लोग आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये तीसरा सत्र है, इसके पहले 2 सत्र चल चुका है और मुझे मालूम है कि 2 घंटा 2.5 घंटा आप सब लोग विस्तार से चर्चा किए। हमारे अन्नदाता किसान बंधु भी एग्रीकल्चर सेक्टर की चर्चा किए हैं, हमारे युवा जो छत्तीसगढ़ के कर्णधार हैं और दुनिया में हमारे देश को सबसे युवा देश कहा जाता है और है भी। सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में रहते हैं और छत्तीसगढ़ भी हमारा सबसे युवा प्रदेश है। और मातृशक्ति माताएं बहनें भी आधी आबादी आज माताओं की है। और कैसे कैसे
वो लोग टैलेंट हैं। अब कोंडागांव की बहन कृषि में कितनी उनकी रुचि है और ऑर्गेनिक खेती करने में। मैं भी किसान पुत्र हूँ, तो मुझे भी खेती में बहुत रुचि है। और आज भी मैं जब गांव जाता हूँ, पहले सांसद मंत्री था तो जाता ही था खेत, लेकिन आज मुख्यमंत्री के रूप में भी जब महीना में एक दिन जाता हूँ तो एक आध घंटे में अपने खेत जाता हूँ, देखता हूँ फसल वगैरह। इतनी रुचि हमको भी, और बड़ा विस्तार से चर्चा आप लोगों ने किया है और बहुत लोग उसमें पार्टिसिपेट किए भी होंगे, अपने सुझाव भी दिए होंगे। और हम लोगों की उपस्थिति में हर वर्ग से दो लोग यहाँ पर अपने सुझाव रखे हैं और जिनका विस्तार से हमारे वित्त मंत्री जी उत्तर भी दिए हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं सरकार के माध्यम से कि छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा हो। छत्तीसगढ़ को भगवान बहुत फुर्सत से बनाया है। छत्तीसगढ़ बहुत रिच प्रदेश हो सकता है, कहे कि यहाँ पर खनिज संपदा भरपूर है, लोह यश का पूरा पहाड़ पड़ा है, कोयला प्रचुर मात्रा में है, टीना है, बॉक्साइड है, गोल्ड है, यहाँ पर डायमंड भी है। मतलब मिनरल्स के क्षेत्र में भगवान भरपूर हमारे छत्तीसगढ़ को दिया है। वनोपज भी खूब है, 100 प्रकार से ज्यादा यहाँ पर वनोपज यहाँ पर हैं। तरह तरह के वनोपज हैं, उनका वैल्यू एडिशन करके हम अपने वनवासी भाइयों को मतलब उनका आर्थिक रूप से प्रगति कर सकते हैं। हमारी यहाँ की जो भूमि है छत्तीसगढ़ की, वो भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है और मेहनतकश किसान भी हैं। तो सब मिला के अगर यहाँ के जो अगुवा हैं उनका नीति और नियम ठीक हो तो हमारा छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ सकता है और हम लोग उस दिशा में लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। धूमधाम से राज्य सरकार की यशस्वी मंत्री आपके बीच एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह लगातार काम करती रही है और जिनके कारण से हमारा ये बंटी भाई यहाँ से लोकल, बंटी अकेले नहीं है, इस लोकसभा में आपने जो कीर्तिमान बनाया है, मैं आपको बधाई देना चाहूं। आजादी के बाद पहली बार लोकल बच्चा यहाँ का सांसद बना है। आजादी मिल गई 75 साल पहले, लेकिन सच्चे अर्थों में आजादी तो हमारी भाजपा के माध्यम से क्षेत्र की जनता ने अपनी पाई थी। ये आपको बधाई देता हूं। बंटी साहू जी के माध्यम से लोकल यहाँ का बच्चा आज लोकसभा में अपनी आवाज बनकर के, आपकी आवाज बनकर के दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के पावन मंदिर में आपकी आवाज के रूप में अपनी पुष्प चढ़ाने के लिए पहुंच रहा है। इसने वो सारे हिसाब चुकता कर लिए जो अतीत में छिंदवाड़ा के नाम पर लोग लाभ ले जाते थे। हम बड़े टुकुर टुकुर देखते थे। फसल हमारी, मेहनत हमारी, छिंदवाड़ा के लोग मेहनत करें, साफा बांधने कोई और आ जाते थे, अपने जीत का सर्टिफिकेट लिया और हुर्र से चिड़िया उड़ जाती थी। वो चिड़िया भी गई, चिड़िया का बच्चा भी गया, सबकी भारत माता की जय हो गई। क्या राजपाट का जमाना था भगवान जाने। पहले भाई साहब 8 बार, फिर भाभी जी, फिर बेटा जी, अपने खानदान का राज चल रहा। जैसे छिंदवाड़ा वाले रोटी खाते ही नहीं थे, आपने भी क्या झपट्टा मारा है कि लाखों के भार फेंका है। छोटा मोटी हार जीत नहीं हुई है। हार जीत किसको कहते हैं? 2000, 3000, 4000 लोग तो एक वोट से हारते जीतते हैं, लेकिन आपने तो लाखों में फैसला किया। लाखों में लोगों की आंखों की आंखें फटी रह गई। समझ में नहीं आ रहा है, चिमटी खोल के देख रहे कि नींद में है कि जाग रहा है।
हमने कहा तुम होश में आ जाओ, जनता ने तुमको होश में लाके सड़क पे ला दिया। ये भाजपा की जीत हुई है। आज के इस अवसर पर हमारे शुभंकर जिला अध्यक्ष, क्या भाग्य शेषराव जी, आपका भी जोरदार ताली बजाओ शेषराव जी के लिए भी। जब बंटी भाई लोकसभा लड़ने आते तो कार्यकारी अध्यक्ष, और ये हमारी पार्टी ने फैसला किया कि परिणाम आया कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में धूमधाम से जीते हैं। लोगों ने कहा जरा होश नहीं था, नादानी थी, गलती हो गई, ये जीत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अमरवाड़ा का उपचुनाव आ गया। अब अमरवाड़ा के उपचुनाव में फिर इनको परमानेंट अध्यक्ष का जवाबदारी मिली और फिर अमरवाड़ा जीत के बता दिया। जोरदार ताली बजाओ अपनी इस जीत के लिए भी और हमारे अध्यक्ष जी के भी लिए। ये होता है चुनाव और संगठन का फैसला, सरकार के साथ जनता के खड़े होने के फैसले। यशस्वी प्रधानमंत्री के काम के आधार पर हमारी सरकार ने जो काम करना प्रारंभ किया, हमारे विरोधी बहुत कह रहे थे ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, चुनाव में आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं मिला, ये हम नहीं कह रहे। हमारे यहाँ के बड़े नेताजी कह रहे थे कि हम घसीट के लाए। अरे भाई, कोई को चुनाव लड़ा रहे हो तो जिताने के लिए लड़ा रहा हो कि हराने के लिए लड़ा रहा हो? अपने उम्मीदवार वो शोले की स्टोरी सुनी थी हमने, अमिताभ बच्चन तारीफ कर रहा था अपने भाई धर्मेंद्र की शादी के लिए। क्या डायलॉग मरता था, मौसी लड़का तो बहुत सही है पर कभी कभी अड्डे पे बैठ जाता है। क्या करे, ये दारू ऐसी चीज है कि मौका मिले तो पी जाता है, लेकिन बहुत भला है, आप उसको जरूर अपनी। अब मौसी ने कहा भैया तो उसका दुश्मन है कि दोस्त, ये बता दे। ये पूरा एपिसोड यहां दोहराया गया। कांग्रेस के अंदर मची घमासान के परिणाम समझदारों ने उसी दिन समझ लिए थे कि यहां कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है, कांग्रेस बुरी तरह हारने वाली है। मैं सभी आदिवासी भाई बहनों सहित सब कार्यकर्ताओं का पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजा दो। हमारे पूरे मंच, क्या राजा कमलेश शाह, क्या विक्रम आहाके, क्या हेमंत खंडेलवाल जी, क्या संतोष पारीक जी, क्या दीपक सक्सेना जी पूर्व मंत्री, क्या नत्थन शाह जी पूर्व विधायक, क्या पूर्व विधायक पंडित दुबे जी, टीकाराम चंद्रवंशी जी, किन का नाम लूं, प्रीति नितिन तिवारी जी, विजय झांझरी जी, उत्तम ठाकुर जी, मोनिका नहीं है सुश्री मोनिका भट्टी जी, लखन वर्मा जी, ज्योति डहरिया जी, परमजीत सिंह बिज जी, गंभीर सिंह चौधरी जी, श्री कांता ठाकुर जी। अरे हमको जब जीत चाहिए तो जीत के लिए उतनी बड़ी सेना भी चाहिए। ये पूरी सेना को प्रणाम करता हूं, जिनके नाम लिए उनको भी, उत्तम जी जो छूट गए, गंभीर सिंह जी, सबके लिए ताली बजा दो। सबने जान लगा के काम किया। दूल्हा तो एक की बारात बता देती है कि ये खानदान प्रभावशाली है कि हल्का फुल्का है। हमारे दूल्हे की बारात और उसका खानदान पूरी जनता के बीच में 56 इंच के सीने वाले के पीछे दिखाई दिया। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और ये तो शुरुआत है। आज के इस चुनाव के समर में जो वादे हमने हमारी सरकार के माध्यम से किए थे, हमने कहा था कि आप मदद करिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये सरकार यहाँ के सभी युवाओं के अरमानों का, सभी महिलाओं का, सभी किसानों का, सभी गरीबों के हितों की सारी रक्षा करने की गारंटी हमारी सरकार लेगी, ये हमने आश्वासन दिया था। और एक आश्वासन के ऊपर जो कहा था, किसी बात की कोई कमी कसर नहीं रहने दी जाएगी। आज ही 127 करोड़ के, क्या कृषि उपज मंडी के काम, क्या मंडी गोडाउन,
या व्यापार व्यवसाय के लिए मैं आपसे भाषण देने इस मंच में बाद में आया हूं, लेकिन भविष्य में हमारे किसान फसल का उत्पादन करें और उनको सही दाम नहीं मिले, ये कैसे हो सकता है? अरे उनको सही दाम भी मिले और बच्चों के भविष्य की राह भी मजबूत हो, ये काम करने के लिए बड़े पैमाने पर छिंदवाड़ा सहित पूरे जबलपुर संभाग में, पूरे प्रदेश में उद्योगों की मालिका लगाने वाले, विकास के मामले में स्कूल का, कॉलेज का, हॉस्पिटल का, जो विकास की दरकार है, क्रमशः राजा कमलेश जी आपने जो मांगा है, धीरे धीरे करके सारी की सारी मांगे पूरी की जाएगी, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं। कोई काम, कोई बात बाकी नहीं रहेगी। आपने हमारे साथ भाजपा के प्रति जनता का जो विश्वास हासिल किया है, जनता के विश्वास पे पूरे खरे उतरने की गारंटी मेरी सरकार लेती है, आपके माध्यम से लेती है, आपके साथ खड़े होकर लेती है। हम सब जानते हैं आज बदलते दौर में इतने प्रकार के काम हैं, आप अंदाज लगा लो, ये छिंदवाड़ा तो एक तरह से हमारे इस पूरे मध्य प्रदेश का मोर मुकुट है। ये नागपुर महाराष्ट्र के बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र, क्या छिंदवाड़ा, क्या पांडुरना, और परमात्मा ने भी क्या प्रकृति की लीला आपको दी है। चारों तरफ से नैसर्गिक सौंदर्य, कोई किसी जिले को इतना सुंदर माना ही नहीं गया जितना छिंदवाड़ा के अंदर है। आप चिंता मत करो, किसानों के बीच घूमे थे तो आपने कहा था कि खेती के लिए सिंचाई के पानी की जरूरत है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, पानी के डैम की योजना चालू हो गई है, सबके खेतों तक पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। जो डूब प्रभावित क्षेत्र के लोग थे, जिनको मुआवजा नहीं मिला, आप चिंता मत करना, सबका मुआवजा बन रहा है, कोई बाकी नहीं रहेगा, सबको लाभ दिलाया जाएगा जो जिसके खेत डूबे। लेकिन एक और बात, आपके माध्यम से लगभग 2 लाख नई नौकरियां प्रस्तावित कर रहे हैं, पुलिस में, डॉक्टर, बाकी सभी प्रकार के सेक्टर के साथ साथ हमारा बच्चा कलेक्टर बने, एसपी बने, उसकी सभी प्रकार की कोचिंग, उसके रुकने का खर्चा, उसकी बाकी फीस भरने की व्यवस्था, सारी की सारी बड़ी से बड़ी नौकरी से लगा करके छोटी से छोटी नौकरी, मैं जिला प्रशासन को आपके माध्यम से यहां संदेश देना चाह रहा हूं, आप सभी प्रकार की कोचिंग क्लासेस चालू कराएं, सभी प्रकार के बच्चों की ट्रेनिंग चालू कराएं, जो बेरोजगार है उनकी सूची बनाएं, जो जिस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहता है, पूरी मदद सरकार करेगी, उसका जीवन अच्छा बनाना ये हम सब की जवाबदारी। युवाओं के सपनों के पंख लगा करके वो जहां तक उड़ना चाहते हैं, हमारी सरकार मदद करेगी। जो बहन बेटी हमारी यहाँ बैठी है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। बहन बेटियों के माध्यम से सावन का महीना आने वाला है, आपकी सारी योजना समान रूप से जारी रहेगी। उस योजनाओं से बढ़कर और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी नई योजना प्रस्तावित करने वाले हैं, ताकि आप भी रोजगार हासिल करके आगे बढ़ सके। ये आपके जीवन में भी बड़ी लाभ की योजना हम देने वाले हैं। एक नहीं, दो नहीं, ढेरों योजना है, जिन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने अपना बजट अभी तक के सारे बजट से 20% आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसके आधार पे हम 5 साल के अंदर अपने बजट को डबल करेंगे। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों की सरकार के आधार पर उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। सभी जनहितैषी योजनाएं जो हमारे आदिवासी बेल्ट में, और आदिवासी भी और पिछड़ी जातियां, सहरिया जातियां, बेगा जाति, ये इस पर गोंड जाति के नीचे वाले हिस्से में जो भी जाकर के और ये सीधी लाइव तस्वीरें आपने देखी, जहां अमरवाड़ा को आज कई विकास कार्यों की सौगात तो मिली है, और इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़ी बातें भी अपने संबोधन में की। छिंदवाड़ा गढ़ नहीं गड़बड़ था, कांग्रेस पर कई बड़े आरोप
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगाए। इसके साथ ही विकास कार्यों के साथ साथ सरकार किस तरह से जनता के लिए काम कर रही है, उन कामों का भी जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है। तो जनता को संबोधित करते हुए आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे। इसके पहले विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। और चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और खबरों का रुख करेंगे। राजधानी भोपाल की बात करेंगे, जहां के मैनेट के कैंपस में अब इलेक्ट्रिक बस चलती हुई नजर आएगी। मैनेट के प्रबंधन ने ये निर्णय लिया है कि मैनेट में पढ़ने वाले छात्रों को हॉस्टल से उनके विभाग तक ले जाने के लिए ये 6 इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी। बता दें कि जो छात्र मैनेट कैंपस के अंदर बाइक लेकर घूमते थे या बाइक लेकर अपने विभाग तक जाते थे, उनकी बाइक कैंपस अंदर साइड में बने पार्किंग में खड़ी करवा दी जाएगी और विभागों तक छात्रों को बाइक ले जाने की मनाही हो गई है। खास बात यह है कि मैनेट में ही पढ़ने वाले पूर्व छात्र ने ये 24 करोड़ की बसें मैनेट प्रबंधन को दी हैं। राजधानी भोपाल के अंतर्गत आने वाले मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि मैनिट के अंतर्गत एक नई पहल की गई है। मैनिट में अब इलेक्ट्रिक बसें चलती हुई कैंपस परिसर के अंदर दिखाई देंगी। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक बस चलेंगी वो यही बस होंगी। लगभग 4 बसें अभी जो है यहाँ के वर्कशॉप पे आकर खड़ी हो चुकी हैं और 6 बसों को चलाया जाना है। जो ये बसें इलेक्ट्रिक बस हैं, इलेक्ट्रिक बस इसलिए चलाई जा रही हैं क्योंकि लगातार जो छात्र हैं वो बाइक से चलते थे, तेज रफ्तार से चलते थे, लगातार एक्सीडेंट ज़्यादा होते थे। ऐसे इसे देखते हुए कहीं ना कहीं मैनिट कैंपस यानी मैनिट प्रबंधक ने एक बड़ा निर्णय लिया है और इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी। जो इलेक्ट्रिक बस के अंदर की तस्वीरें हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। हमारे कैमरामैन जो साथी हैं वो तस्वीरें दिखाएंगे। अब ये तस्वीरें अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं, यही बस है जिससे छात्र अपने कॉलेज के जो विभाग हैं वहाँ तक जा सकेंगे अपने हॉस्टल से। तो कॉलेज प्रबंधन ने एक बड़ा निर्णय लिया है और छात्रों की जो बाइक होगी, जो इन छात्रों के पास बाइक है, एक स्थान पे पार्किंग बनाई गई है, वहीं पर उनको बाइक खड़ा करना पड़ेगा। उसके अंदर यानी उसके बाद जो छात्रों की बाइक है अंदर कैंपस के अंदर नहीं चला पाएंगे क्योंकि प्रबंधन के कहना है लगातार छात्र रात भर बाइक से घूमते थे, कई ऐसे घटनाएं सामने आती थी, साथ में एक्सीडेंट की घटनाएं, क्योंकि स्पीड बाइक चलाने से बिना हेलमेट के चलाते थे तो एक्सीडेंट की भी घटनाएं सामने आती थी। उसे देखते हुए छात्रों की सुविधाओं के लिए अभी इलेक्ट्रिक बस चलाई जा रही है। 6 इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी। जब छात्रों के कॉलेज यानी जब क्लास का टाइम होगा उससे पहले ही कैंपस कॉलेज के अंदर जो हॉस्टल बनाया गया वहां पर ये बस पहुंचेंगी, जहां से छात्र इस बस में बैठकर अपने विभाग तक पहुंच पाएंगे। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। और चलिए अब सुनवाते हैं आपको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनवाते हैं। संकल्प है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का, और उसी निमित्त हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ अपने प्रदेश को खड़ा करना चाहते हैं और इसके लिए अमृतकाल विजन छत्तीसगढ़ 2047 तैयार कर रहे हैं, जिसको 1 नवंबर छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के दिन प्रदेशवासियों के समक्ष रखेंगे। तो इसके लिए सभी वर्गों का सलाह ले रहे हैं और आज यहाँ पर रायपुर में था, इसके बाद और भी कई स्तर में उनका परामर्श लेंगे। आज यहाँ पर विशेषकर हमारे छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश भर से किसान एकत्रित हुए थे, युवा एकत्रित हुए थे, मातृशक्ति माताएं बहनें एकत्रित हुई थी और प्रबुद्धजन एकत्रित हुए थे और कई सत्र में संवाद चला है। 2.5 घंटे 3 घंटे चर्चा चली है और चारों वर्गों के द्वारा विभिन्न सुझाव कैसे ये छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा हो पाएगा, वो सुझाव आया है जिसको हमारा नीति आयोग संकलित किया है और बहुत अच्छे सुझाव आए हैं। जब हम भी आए समापन सत्र में उस समय भी कुछ लोगों के सुझाव आए, सभी वर्ग से बड़े अच्छे सुझाव आए हैं और हम ये कह सकते हैं कि विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करने के लिए इनके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप खुद किसान हैं तो सबसे बड़ी बात है कि भाषण में भी आपने किसान का ज़्यादा जिक्र किया है, तो किसान और युवाओं के लिए अगर व्यक्तिगत सोच आपकी रहे तो किस प्रकार की रहेगी 2047 के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री के नाते तो सभी वर्ग के लिए हमारी चिंता रहेगी, लेकिन चूंकि हम भी एक किसान परिवार से हैं और कृषि कार्य में हमारी भी रुचि है और किसानों के हित में बहुत काम भी कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी तो
चाहते ही हैं कि किसानों की आय दोगुना हो। और सबसे पहले आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि पहले कृषि मंत्रालय नाम था, उसका नाम बदल के कृषक कल्याण मंत्रालय उन्होंने रखा है कि कृषकों का कल्याण हो। और कई तरह के प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से लेकर फसल बीमा योजना और भी कई तरह के रिफॉर्म किसानों के हित में भारत सरकार के द्वारा लाए जा रहे हैं। और हम लोग छत्तीसगढ़ में भी किसानों के खेत में पानी पहुँचे, उनको समय पर खाद बीज मिले, ये सब चिंता कर रहे हैं। युवाओं के लिए भी स्किल पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और आप लोगों को मालूम होगा कि भारत सरकार में भी अलग से स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का भी गठन हुआ है। तो आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय को विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर मंथन किया गया और इसी बारे में जानकारी मुख्यमंत्री दे रहे थे। चलिए इसी के साथ 15 संभाग 15 खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।